नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एक चाणक्य विद्यापीठ पर। तो इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने एक अपने टॉपिक को कंप्लीट किया था, जिस टॉपिक का नाम था एक्सटेंट एंड लोकेशन। भारत की स्थिति और विस्तार को हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। इसके बाद आज हमें नया टॉपिक शुरू करना होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अपने सब्जेक्ट के बारे में लिखिएगा, इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी को हम पढ़ रहे थे। भारतीय भूगोल। तो इस जियोग्राफी के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिएगा, टॉपिक का नाम आज का रहेगा जो आपका शुरू करना है, भारत के भौगोलिक पार्ट, यानी कि जोग्राफिकल जो पार्ट हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम लिखोगे भारत के भौगोलिक प्रकार। भारत के भौगोलिक प्रकार के अंदर तुम पढ़ोगे कितने भौगोलिक प्रकार हैं, तो 6। तो भारत के भौगोलिक प्रकार जो रहे हैं वो 6 प्रकार के रहेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं और कैसा ये जोग्राफिकल जो पार्ट रहने वाला आपका, भौगोलिक जो टाइप रहने वाले, प्रकार रहने वाले, ये कैसे हैं और कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, याद करते हैं एक बार, जो क्षेत्रफल की बात करते हैं तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल जो है भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत का क्षेत्रफल रहने वाला है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यहीं पर अगर हम बात करते हैं पूरे विश्व के एरिया के बारे में, ये तो भारत का है। और अगर हम बात करते हैं कि विश्व का क्षेत्रफल कितना है, तो विश्व का जो क्षेत्रफल आपका रहने वाला है, एरिया रहने वाला है, लगभग आपका रहेगा 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर ये पूरे विश्व का एरिया रहने वाला है। और जिसमें से भारत आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का 2.42% रहेगा। इसी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर को हमें कितने टुकड़ों के अंदर बांटेंगे, तो बात करते हैं 6 टुकड़ों में बांटेंगे। सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं तो आपका कहलाएगा उत्तर भारत का विशाल पर्वत। उत्तर भारत का विशाल पर्वत हम पढ़ेंगे पहले नंबर पर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में हम पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो तीसरा आपका जो जोग्राफिकल पार्ट रहने वाला है वो रहेगा पश्चिम भारत का मरुस्थल। पश्चिम भारत का मरुस्थल। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पांचवा जो पार्ट, चौथा जो पार्ट रहने वाला है वो रहेगा दक्षिण भारत का पठार। दक्षिण भारत का पठार, या जिसको आप बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार, ये रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पांचवें नंबर पर जो रहेंगे तटीय मैदान। भारत की अगर हम बात करेंगे तो तटीय मैदानों को हम पढ़ेंगे, तटीय मैदान। और छठे नंबर पर जिसको हम पढ़ेंगे
छठा एवं अंतिम जो होगा जिसका नाम रहेगा द्वीप समूह। द्वीप समूह, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उत्तर भारत का जो विशाल पर्वत, पहले नंबर की जो भौगोलिक पार्ट आपका बनेगा, उसके अंदर हम हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं विशाल मैदान के बारे में पढ़ेंगे। फिर पश्चिम दिशा के अंदर मरुस्थल पड़ता है भारत का, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं उसके बाद चौथे नंबर पर दक्षिण भारत का पठार पढ़ेंगे, पांचवें नंबर पर तटीय मैदान और छठे नंबर पर द्वीप समूह के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, कहने का मतलब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इन 6 टुकड़ों के अंदर बंटा हुआ है। तो अब ये 6 टुकड़े तो हमने कर दिए, लेकिन इनका एरिया भी देख लेते हैं, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो उत्तर भारत का जो विशाल है पर्वत है वो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। मैदान जो है वो 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। मरुस्थल जो है वो आपका 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पठार जो है ये लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 16 लाख है वर्ग किलोमीटर में। और अगर इनका टोटल हम करते 7 और 5 12 और 3 15 और हाफ ये 16, 16 और 16 32 लाख हो जाते हैं। लेकिन भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो जिसमें 87,263 वर्ग किलोमीटर के अंदर आपका क्या रहने वाला है, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई बताओ। तो भारत की सबसे बड़ी जो भौगोलिक इकाई रहेगी वो आपको एरिया में दिखाई दे रही है, वो दक्षिण भारत का पठार रहेगा। सबसे छोटी भौगोलिक इकाई की हम बात करेंगे तो द्वीप समूह आपके रहेंगे। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब देखो, ये 6 पार्ट तो मैंने आपको बता दिया। अब मैप में बताता हूं आपको कि ये कहाँ कहाँ बनेंगे, ये पार्ट आपके किस किस एरिया के अंदर बनेंगे। तो देखिए, अगर भारत के मैप को हम उठा करके देखते हैं तो ये सबसे ऊपर वाला जो जम्मू एंड कश्मीर वाला हिस्सा है, ये आपका क्या रहेगा, ये आपका रहेगा उत्तर भारत का विशाल पर्वत। इससे नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलेंगे, उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इस दिशा के अंदर जो तीसरे नंबर पर पश्चिम में है, ये पश्चिम भारत का क्या रहेगा, मरुस्थल रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से लेकर के, इस एरिया से लेकर के ये वाला जो एरिया है, ये आपका क्या रहेगा, चौथे नंबर की भौगोलिक इकाई रहेगी जिसका नाम है दक्षिण भारत का पठार। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पांचवें नंबर पर ये वाला जो एरिया बचता अपना, ये आपके तटीय मैदान है। ये पांचवी क्या है, भौगोलिक इकाई है। इसके बाद अगर हम छठे नंबर पर बात करते हैं तो छठे नंबर का जो हिस्सा रहेगा यहाँ अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप है। ये क्या है, ये छठी भौगोलिक इकाई है, द्वीप समूह है। तो इस हिस्से को हम तोड़ते हैं भारत के हिस्से को 6 टुकड़ों में, और ये जो 6 टुकड़े हैं आपको दिखाई दिए होंगे, इसी भारत को हम 6 टुकड़ों के अंदर तोड़ते हैं। तो एक एक को उठा के हम पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, उत्तर भारत का जो विशाल पर्वत है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए अगले पेज पर हम चलते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हेडिंग डालोगे उत्तर भारत का विशाल पर्वत। उत्तर भारत का विशाल पर्वत, जिसके अंदर आप पढ़ने जा रहे हैं हिमालय पर्वत के बारे में। जिसमें आप हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं।
हिमालय जो है ये दो शब्दों से मिलके बना है, हिम प्लस अलय, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बर्फ का घर। हिम का मतलब होता है बर्फ, घर अलय का मतलब होता है घर, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, बर्फ का घर। तो हिमालय का अर्थ भी कई बार आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बर्फ का घर। ठीक है, इसके बाद हिमालय के बारे में कुछ बातें हम और जान लेते हैं। तो हिमालय जो पर्वत है ये आपके 7 देशों के अंदर फैला हुआ है। सबसे पहले नंबर पर आपको क्या लिखना होगा, ये 7 देशों में फैला हुआ है। हिमालय पर्वत है ये 7 देशों में फैला हुआ है। नंबर 1 पर अगर हम बात करेंगे, पहले नंबर पर रहेगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद दूसरे नंबर पर आपका आएगा पाकिस्तान। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे तो भारत भी एक देश है, भारत आएगा। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं तो चीन आएगा। चीन के बाद ही आपका नेपाल आएगा। नेपाल के बाद छठे नंबर पर आपका भूटान आने वाला है। यहीं पर हम बात करते हैं 7वें नंबर पर तो म्यांमार। इन 7 देशों के अंदर आपका हिमालय पर्वत फैला हुआ है। बांग्लादेश में नहीं है, ये बात याद रख लेना। हिमालय पर्वत जो है वो बांग्लादेश में नहीं है, याद रख लेना ये बात, गलती से भी मत करना, वहाँ नहीं होगा। इसके अलावा हिमालय पर्वत के बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं। तो हिमालय पर्वत को ऋषि मुनियों का वास कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, ऋषि मुनियों का वास। हिमालय पर्वत को ऋषि मुनियों का वास कहा जाता है, पहली बात ये लिखनी होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं तो हिमालय पर्वत जो है ये नवीन वलित पर्वत श्रेणी है। नवीन वलित पर्वत श्रेणी के नाम से इसको जानते हैं। नवीन वलित पर्वत ये श्रेणी है। इसके अलावा हम बात करेंगे तो आपसे प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी पूछे तो वो अरावली रहेगी। इसके अलावा कालिदास, जिसको भारत का शेक्सपियर कहते हैं, कालिदास ने हिमालय पर्वत को पृथ्वी का मापदंड कहा था। कालिदास ने हिमालय को पृथ्वी का मापदंड कहा था। पृथ्वी का मापदंड कहा था। कालिदास, जिसको भारत का शेक्सपियर बोलते हैं, भारत का एक राजा जिसका नाम होता था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, उसी का यह दरबारी कवि होता था। जैसे इसकी किताबें आप सभी को पता ही होगा, विज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहार, वर्ष्यो वर्ष्यम, इनकी कुछ किताबें हैं जो मैंने आपको बोल के बताई है। इन्होंने भी हिमालय पर्वत के बारे में कुछ 2-4 बातें कही थी, जिसमें से इम्पोर्टेंट ये है जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, याद रख लेना। इसके बाद हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले लिखेंगे हिमालय पर्वत जो है इसके प्रकार। हिमालय पर्वत के आपको क्या लिखने हैं, प्रकार लिखने हैं, टाइप ऑफ हिमालय। हिमालय पर्वत के प्रकार देखिएगा। इस हिमालय को हम 4 हिस्सों में बांटते हैं। इसके कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं, आपको ये बात याद रखनी है। इसके 4 प्रकार हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो पहला जो प्रकार रहने वाला है वो रहेगा आपका ट्रांस हिमालय, अच्छे हिमालय बनेगा। दूसरे नंबर पर आपका रहेगा वृहद हिमालय। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं तो मध्य हिमालय।
चौथे नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय या शिवालिक हिल्स आप जिसको कह सकते हैं, ठीक है। इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर। कैसे पूछेगा? आपसे पूछेगा कि ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय एवं शिवालिक की पहाड़ियों में से सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा है? तो याद रख लेना 16 करोड़ वर्ष पुराना जो आपका ट्रांस हिमालय, ये क्या है? ये प्राचीन हिमालय है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको प्राचीन हिमालय के नाम से जानते हैं। 16 करोड़ वर्ष पुराना है ये। इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्राचीन हिमालय या पुराना हिमालय। प्राचीन हिमालय के नाम से इसको हम जानते हैं। बाकी वृद्ध, मध्य, शिवालिक ये तीनों की तीनों नवीन कैटेगरी के अंदर आते हैं। नवीन हिमालय के अंदर इसको हम बोलते हैं जो 13 करोड़ साल पुराने थे। ज्योग्राफी के अंदर 1 साल, 2 साल, 5, 50 साल की कोई अहमियत नहीं है। यहाँ करोड़ों वर्ष के बारे में तुम्हें जानना होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय को भी हम टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। आप कहोगे कितने टुकड़े करेंगे? बिल्कुल करेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से। तो इसके बाद हम ट्रांस हिमालय को 4 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 आपका रहेगा काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी। नंबर दूसरे पर आपका रहेगा लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी बोलते हैं इसको। तीसरे नंबर का जो हिस्सा रहेगा जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी। चौथे नंबर का रहेगा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी ये रहेगी चौथे नंबर पर। यानी कि हिमालय पर्वत के जो प्रकार लिखे हैं हमने 4 प्रकार लिखे हैं। इन 4 प्रकारों में से हमने ट्रांस हिमालय के जो प्रकार लिखे हैं वो भी 4 लिखे हैं। वो भी कितने प्रकार लिखे हमने? 4 प्रकार। यानी कि हमने ट्रांस हिमालय को टुकड़ों में बांट दिया। और कितने टुकड़ों में बांटा है? 4 टुकड़ों में। सबसे पहले काराकोरम पर्वत श्रेणी, उसके बाद लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। इन टुकड़ों के अंदर हमने क्या किया है? डिवाइड किया है। कहने का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले ध्यान से समझो, कंफ्यूजिंग है जो आपको हो रही है, मुझे पता है कि आप इन टुकड़ों के अंदर पजल हो जाओगे। इससे पहले देखो हमने क्या पढ़ा है कि जो पूरा भारत है इसको हमने 6 टुकड़ों में बांटा है, जिसमें से एक टुकड़े को हमने उठाया है जिसका नाम है उत्तर भारत का विशाल पर्वत, जिसका एरिया जो रहने वाला है लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में है। इसको हमने उठाया है। इसके बाद हम बात करते हैं, फिर हमने उत्तर भारत का विशाल पर्वत पढ़ना शुरू किया, जिसमें हमने हिमालय पर्वत पढ़ा। हिमालय पर्वत के बारे में कुछ चीज़ें आपको मैंने बताई है जो इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हिमालय पर्वत के प्रकार बताए मैंने आपको। 4 प्रकार हैं: ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक की पहाड़ियाँ, जिसमें से सबसे पुराना है ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय को फिर हमने टुकड़ों में डिवाइड किया: काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। अब एक एक टुकड़े को हम उठाएंगे और पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग रहेगी ट्रांस हिमालय की, तो हेडिंग डालोगे आप आगे चल करके। नंबर 1 ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ट्रांस हिमालय को हम क्या कहते हैं? इसको हम प्राचीन हिमालय बोलते हैं। प्राचीन हिमालय के नाम से ही जाना जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो इनकी जो औसत ऊंचाई रहने वाली है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो औसत ऊंचाई रहेगी वो लगभग 600 मीटर के आसपास रहेगी। कितने मीटर? 600 मीटर रहेगी औसत एवरेज इसकी हम देखेंगे तो। और पूरा का पूरा ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आता है, जो आज एक क्या है?
यूटी है, यूनियन टेरेटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसी के हमने पार्ट पढ़ने हैं। तो पार्ट की अगर बात करते हैं तो वो पार्ट कौन सा रहेगा? सबसे पहले काराकोरम पर्वत श्रेणी, उसके बाद लद्दाख और जास्कर और पीर पंजाल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे इसी ट्रांस हिमालय का पहला पार्ट, और जो आपका पार्ट रहने वाला है वो कौन सा रहेगा? काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो सबसे पहले काराकोरम पर्वत श्रेणी के बारे में जान लेते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी ये टोटली जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाली है। अगर हम बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर जो आपको ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है इस तरीके से, मैप के अंदर आपने देखा होगा, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर होता है, ऊपर वाला सिर जो है भारत का। इसी के अंदर ये चारों भाग है आपके, जैसे पहले नंबर पर काराकोरम, इसके नीचे लद्दाख, इसके नीचे जास्कर है, इसके नीचे क्या है? पीर पंजाल है। यानी कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इनको, कलेजा पहाड़, कलेजा पहाड़। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल ये 4 पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें से सबसे पहले हमने उठाया किसको? काराकोरम पर्वत श्रेणी को। इसके अंदर तुम्हें क्या पढ़ना होगा? इसमें आपको 4 ग्लेशियर पढ़ने होंगे। ग्लेशियर क्या होते हैं? जहां पर भैया सबसे ज्यादा बर्फ गिरती है, यहीं पर तुम 2 चोटी पढ़ोगे। 4 ग्लेशियर आप पढ़ोगे, 2 चोटी आप पढ़ोगे, इनके बारे में पढ़ना होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इन ग्लेशियर को और चोटियों को। तो 2 चोटियों की बात करते हैं तो यहीं पर एक तो चोटी प्रमुख आप सभी को पता है, K2 है, जिसको आप किस नाम से जानते हैं? गॉडविन ऑस्टिन के नाम से। गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, जिसकी हाइट रहेगी, ऊंचाई रहेगी 8611 मीटर। 8611 मीटर इसकी क्या रहने वाली है? ऊंचाई रहेगी। और इसके बारे में प्रमुख बात क्या है? इसके बारे में पहली प्रमुख बात यह है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये, इसकी ये बात है। दूसरी बात क्या है इसकी प्रमुख? विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है ये, विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है ये। क्योंकि विश्व की पहली ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट हिस्सा रहेगी वृद्ध हिमालय का, और वो रहेगी कहाँ? वो नेपाल में। तो यहाँ आपको क्या पढ़ना था? 2 चोटियां पढ़नी थी, जिसमें एक चोटी हमने पढ़ ली K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी यहाँ पर तुम्हें पढ़नी होगी K4। K4 का मतलब गेसर ब्रूम। गेसर ब्रूम जो है, जिसकी ऊंचाई रहने वाली है 8034 मीटर, इसकी क्या रहने वाली है? हाइट रहने वाली है। ठीक है, तो गेसर ब्रूम भी यहीं पर है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो K2 है वो किस पर्वत श्रेणी के अंदर आती है? तो आपको नाम क्या लेना है? काराकोरम पर्वत श्रेणी। आपकी जो गेसर ब्रूम है K4 है, वो चोटी कहाँ आती है? तो भैया वो भी काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंदर आती है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर 4 ग्लेशियर है। मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर 4 ग्लेशियर की संख्या है। वो ग्लेशियर जान लेते हैं कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पर यहाँ पर लिख देता हूँ 4 ग्लेशियर के बारे में। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर है यहाँ। पियाफो ग्लेशियर है यहीं पर। यहीं पर आपका पाल्टोरो ग्लेशियर है। यहीं पर आपका क्या है? हिस्पर ग्लेशियर है।
कौन सा ग्लेशियर है? हिस्पर ग्लेशियर। तो ये 4 ग्लेशियर यहाँ स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर जो ये भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। भारत और पाकिस्तान के बीच यहाँ युद्ध लड़ा गया था इन 1999 को, जिसमें भारत की क्या हुई थी? जीत हुई थी। इसीलिए इसको भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल बोल दिया गया। तो यहाँ पर ये 4 ग्लेशियर तुम्हें याद रखने होंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है भारत के अंदर, तो ये चीजें हैं, लेकिन जब ये भारत से बाहर निकल जाती है, भारत से बाहर का मतलब ये चीन देश की तरफ चली जाती है। चीन देश की तरफ जब ये चली जाती है तो चीन देश के अंदर ही अगर हम बात करते हैं, इसी चीन देश के अंदर, इसी पर्वत श्रेणी के अंदर आपका पड़ता है कैलाश पर्वत, जहां भगवान शिव तपस्या करते थे। आपसे पूछा जा सकता है कैलाश पर्वत है वो किस श्रेणी के अंदर आता है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंदर। अगर इस तरीके से हम बात करेंगे तो यहाँ से भी ये काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है भारत से बाहर निकल जाती है लद्दाख से होते हुए, और ये कहाँ चली जाती है? चीन में चली जाती है। और यहाँ पर भी ये कहाँ घुस जाती है? चीन के अंदर घुस जाती है, चीन देश में। और यहीं पर आपका क्या है? पामीर का पठार है। चीन देश के अंदर क्या है? पामीर का पठार। और इसी पामीर के पठार को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं विषव की छत। क्या बोलते हैं? विषव की छत। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विषव की छत या पामीर का पठार किस पर्वत श्रेणी के अंदर आता है? तो आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंदर आएगा। ये जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, इससे ऊपर हिस्से के अंदर चीन देश है। इसके हम बात करते हैं पूर्व के अंदर भी आपका क्या पड़ता है? चीन देश पड़ता है। और जो पामीर का पठार है ये इस भांति इसके ऊपर खड़ा है, बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं इससे निकलती है। जैसे अफगानिस्तान की तरफ चल जाएगा हिंदकुश पर्वत, चीन की तरफ जाएगा सियानसून कुनलून है, कुछ पर्वत श्रेणियां निकलेगी। और ये एक छात की भांति, यानी कि जो हम आम भाषा के अंदर कहते हैं जो छत होती है हमारी, छत के आगे जो छज्जा होता है उसके भांति ये काम कर रहा है। इसलिए इसको हमने क्या बोला है? इसको हमने बोला है विषव की छत। याद रख लेना। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इंपॉर्टेंट रह सकता आपके एग्जाम में। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ चीन देश के अंदर कैलाश पर्वत है जहाँ भगवान शिव तपस्या करते थे। क्या है यहाँ? कैलाश पर्वत, जो आज किस देश में है? चीन में है। और कैलाश पर्वत जब चीन के अंदर चला गया, यहाँ क्या होता था? भगवान शिव तपस्या करते थे। भगवान शिव की जो धर्मपत्नी थी पार्वती, पार्वती भगवान शिव को कैलाश पर्वत से नीचे उतार के लेके आई थी। और भगवान शिव कहाँ आए थे? भगवान शिव आए थे शिवालिक की पहाड़ियों में। इसलिए इन पहाड़ियों का नाम क्या पड़ा था? शिवालिक की पहाड़ियां नाम पड़ा था। भगवान शिव के कैलाश पर्वत से नीचे उतरने के बाद इनका नाम क्या पड़ा था? इनका नाम पड़ा था शिवालिक की पहाड़ियां। क्योंकि ट्रांस हिमालय जो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और वृद्ध हिमालय, ये जो है ना ये ऊंचे ऊंचे, यहाँ पर कोई भी घूमने का एरिया नहीं है। तो पार्वती ने भगवान शिव को समझाया था कि आपकी फैन फॉलोइंग यहाँ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि लोग हनीमून चला करके, हनीमून मना करके आपके मध्य हिमालय से चले जाते हैं। तो भैया नीचे उतर के आओ, नीचे लौटो। तो भगवान शिव बोला मानूंगा तेरी भी नहीं, मध्य हिमालय में नहीं, इससे भी नीचे जाऊंगा। तो कहाँ आया था? शिवालिक की पहाड़ियों में आया था। उस नाम रख दिया शिवालिक की पहाड़ियां। शिवालिक की पहाड़ियों का पुराना नाम था माणक पर्वत। यहीं पर आपको लिखना होगा चीन देश के अंदर क्या आपका पामीर का पठार है। पामीर का पठार क्या है? आपका पामीर का पठार है। और अगर हम पामीर के पठार के बारे में बात करते हैं तो जो पामीर का पठार है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे विषव की छत। इसको हम क्या बोलते हैं? विषव की छत के नाम से जानते हैं। पामीर के पठार को हम क्या कहेंगे? विषव की छत कहेंगे। विषव की छत चीन देश में है, ये भी विषव की छत बोलेंगे इसको। इसके बाद हम बात करेंगे तो लद्दाख पर्वत श्रेणी पढ़ेंगे, जास्कर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पढ़ेंगे। चलो अगले पेज पर चलते हैं। हेडिंग डालोगे लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख
पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी के बारे में आपको पढ़ना क्या होगा? सबसे पहले नंबर पर आपको ये बात पढ़नी होगी, ये भारत की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। भारत की सबसे तीव्र ढाल की चोटी है ये। तीव्र ढाल वाली क्या है? ये चोटी है। और लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, इसकी जो रहेगी सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम रहेगा राकापोसी। नाम क्या रहेगा? राकापोसी रहेगा, जिसकी ऊंचाई रहेगी 7788 मीटर। 7788 मीटर इसकी क्या रहने वाली है? ऊंचाई रहने वाली है। आप कहोगे इसको तीव्र ढाल वाली चोटी हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम यहाँ से मान लीजिए ये धरती या सतल है, यहाँ से हम ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं, हम एंडिंग यानी कि एंड पॉइंट पर हम बिल्कुल पहुंच जाते हैं। तो पहुंचने के बाद आगे कुछ नहीं, एकदम से सतल ही आपको दिखेगा। यहाँ से अगर हम नीचे गिरे तो कहाँ आएंगे? जहाँ से हम चढ़े थे वहीं पर आके गिरेंगे। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको तीव्र ढाल वाली चोटी बोलते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं? तीव्र ढाल वाली चोटी बोल देते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं, इसके अंदर आपको यही पढ़ना था। उसके बाद लद्दाख के बाद आपको पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पढ़नी थी, और जास्कर पर्वत श्रेणी पढ़नी थी आपको। जास्कर जो पर्वत श्रेणी है, जास्कर पर्वत श्रेणी के बारे में हम बात करेंगे। ये घुमावदार पर्वत श्रेणी है। घुमावदार पर्वत श्रेणी। घुमावदार पर्वत श्रेणी है ये। घुमावदार पर्वत श्रेणी है, इसकी खास बात यही है। इसके बाद जास्कर और पीर पंजाल दोनों को एक साथ पढ़ोगे। जास्कर एवं पीर पंजाल पर्वत जो श्रेणी है, इनके बारे में आपको एक बात जाननी है जो इम्पोर्टेंट है। जास्कर व पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से नदियां निकलती है। नदियां निकलती है इनसे। इनसे क्या निकलती है? नदियां निकलती है। आपको याद रखना है, क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ऊंचे ऊंचे आपके ग्लेशियर रहने वाले हैं, जैसे सियाचिन, व्याफो, वाल्टोरो, हिस्पर, ये ग्लेशियर रहेंगे सबसे ऊंचे। ग्लेशियर से अगर हम बात करेंगे थोड़ा नीचे आएंगे तो थोड़ा नीचे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपकी क्या रहेगी? ऊंची ऊंची चोटियां। जैसे दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा है लद्दाख पर्वत श्रेणी, ये कैसी यहाँ पर चोटियां? तीव्र ढाल वाली चोटियां हैं। पानी के बहाव को ये क्या कर रही है? तेज कर रही है। क्या कर रही है? ये तेज कर रही है। यहाँ पर तो बर्फ है, टोटली ही बर्फ पिघल रही है, धीरे धीरे पानी नीचे आ रहा है। और ये एकदम से पानी जब नीचे आ रहा है तो इसके बहाव को क्या किया जा रहा है? तेज किया जा रहा है। इसके बाद जो जास्कर पर्वत श्रेणी है, ये कैसी पर्वत श्रेणी है? फिर ये घुमावदार पर्वत श्रेणी है। पानी को यहाँ क्या कर रही है? घुमा रही है। सीढ़ियों के भांति ये पानी को घुमा रही है। और जब पानी को ये घुमा रही है तो ये घूमता हुआ जो पानी है, इसकी स्पीड क्या होगी भैया? तेज तो पहले से ही है। तो इसके बाद जो जास्कर के ऊपर और पीर पंजाल के ऊपर पानी टकराएगा और पानी एकदम से किसका रूप ले लेगा? नदियां का रूप ले लेता है। तो यहाँ से निकलने वाली जो नदियां हैं वो प्राकृतिक नदियां हैं, हमारी देन नहीं है, वो मनुष्य के द्वारा बनाई गई नहीं है। वो क्या है? वो प्राकृतिक है, ठीक है, प्रकृति की देन है। तो
इस तरीके से हम बात करेंगे तो एक एक पार्ट को हम उठा करके चलेंगे। तो हमने अभी जो पढ़ा है आज की क्लास के अंदर वो क्या पढ़ा है, जल्दी से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। ये हमने पढ़ना शुरू किया था, भारत के भौगोलिक प्रकार टॉपिक शुरू किया था, जिसके 6 प्रकार हैं। सबसे पहले नंबर पर मैंने आपको बताया था कि एरिया जो भारत का है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो, एवं यहीं पर बात करते हैं जो विश्व का क्षेत्रफल जो है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जिसमें से भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। जो भारत का 2.42 क्या है प्रतिशत रहेगा। इसी को हमने कितने हिस्सों में बांटा, 6 हिस्सों में। उत्तर भारत का विशाल पर्वत 5 लाख वर्ग किलोमीटर, उत्तर भारत का विशाल मैदान 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर, पश्चिम भारत का मरुस्थल 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर, दक्षिण भारत का पठार जो सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है 16 लाख वर्ग किलोमीटर, तटीय मैदान और द्वीप समूह 87,263 वर्ग किलोमीटर। ये बेसिक बताया। पूरे भारत को 6 टुकड़ों में बांटा। उसके बाद हमने एक टुकड़े को उठाया, उत्तर भारत का विशाल पर्वत, जिसके अंदर हिमालय पर्वत पड़ते हैं। हिम प्लस आल्य से बना आपका हिमालय, जिसका मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत जो ये 7 देशों में फैला हुआ है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार। इसके बाद मैंने आपको बताया कि हिमालय पर्वत को ऋषि मुनियों का वास कहा जाता है, नवीन वलित पर्वत श्रेणी है ये। कालिदास ने हिमालय पर्वत को पृथ्वी का मापदंड बोला था। इसके बाद हिमालय पर्वत को हमने 4 टुकड़ों में बांटा। 4 प्रकार, ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय एवं शिवालिक की पहाड़ियाँ, जिसमें से ट्रांस हिमालय जो वह सबसे प्राचीन हिमालय है, जिसको हम 4 टुकड़ों में करके पढ़ते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। इन चारों श्रेणियों को अलग अलग भागों में हम डिवीजन करेंगे, इसका विभाजन करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर ट्रांस हिमालय का वो पार्ट है, तो ट्रांस हिमालय उठाएंगे। ट्रांस हिमालय, इसको प्राचीन हिमालय कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है, जम्मू एंड कश्मीर में आता है। काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है, इसको हमने पढ़ा। इसके अंदर 4 ग्लेशियर है और 2 चोटियां तुम्हें याद रखनी है। 2 चोटियों के अंदर गोडविन ऑस्टिन है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी 8611 मीटर इसकी ऊंचाई रहने वाली है, और विश्व की ये दूसरी ऊंची चोटी। और दूसरी चोटी यहाँ पर है K4 गेसरब्रूम। यहाँ पर बहुत सारी चोटियां हैं, K1, K2, K3, K4, इस तरीके से चलते 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 अगर हम बात करते हैं तो K75 पर जाकर के ये रुकती है। यहाँ पर 4 ग्लेशियर, सियाचिन, व्याफो, वाल्टोरो, हिस्पर ग्लेशियर है यहाँ पर। इधर ये हम बात करते हैं पूर्व के अंदर जाने के बाद चीन के अंदर चली जाती है, वहां पर कैलाश पर्वत है। इधर हम बात करेंगे नॉर्थ के अंदर चली जाती है, उत्तर में तो चीन देश है। यहाँ पर आपका पामीर का पठार है जो विश्व की छत कहलाता है। यहीं पर हम बात करते हैं तो चीन के अंदर कैलाश पर्वत और चीन में पामीर का पठार है। इसके बाद हमने इसका लद्दाख पर्वत श्रेणी को उठा करके देखा है, जो भारत की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी बताई गई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है, जिसकी ऊंचाई 7788 मीटर है। जास्कर पर्वत श्रेणी घुमावदार पर्वत श्रेणी, और जास्कर व पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से नदियां निकलती है। आपको ये बात ध्यान रखना है। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी बेहतरीन तरीके से। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे इसके बारे में, बृहद हिमालय के बारे में। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे, ग्रेट डे।